नमस्कार, जय सिया राम, राम राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के निर्माण के समय हमने क्या क्या स्रोत लिए थे उसका अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था तथा उनके बेहतर प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके और उनसे जो अच्छी अच्छी बातें थी वो भारतीय संविधान में ग्रहण की गई। हमारे संविधान के स्रोत निम्नलिखित थे। सबसे पहले आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत था और संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं, अर्थात 395 में से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। जैसे परिसंघीय ढांचा, जिसे कि राज्यों की स्वायत्तता, राज्यपाल का पद या कार्यकाल, न्यायिक प्रणाली, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक ढांचा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, समवर्ती सूची, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद और अध्यादेश जारी करना, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद आता है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या ग्रहण किया। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, रिट जारी करना जिसे परमाधिकार लेख, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए। उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया। इसके संविधान से स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, जनहित याचिका, PIL, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग, विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। इसके बाद कनाडा का संविधान आता है। कनाडा के संविधान से परिसंघीय, जिसे फेडरेशन, संघात्मक व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। यह कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप, अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र राज्य जैसे संघ सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। इसके बाद फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श लिए गए। उसके बाद आते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन और केवल केंद्र आपातकाल लगा सकता है। इसके बाद रूस के संविधान से मूल कर्तव्य,
प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श और आयोजन, ये सभी रूस के संविधान से लिए गए और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। तो भारतीय संविधान के विभिन्न जो स्रोत थे, कहाँ कहाँ से क्या चीज़, कौन से उपबंध लिए गए, ये इस प्रकार ऊपर जो अपने पढ़े अध्ययन किए इस प्रकार थे। अब आता है भारतीय संविधान जो सभा थी, उस संविधान सभा की आलोचनाएं, क्या क्या आलोचनाएं हुई। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी तथा रियासतों के सदस्यों का भी मनोनयन किया गया था, अतः यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। किंतु उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन करना बहुत कठिन था, जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। अब कौन कौन से कारक हैं? राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, राजनीतिक अस्थिरता थी, देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा एवं मशीनरी नहीं थी, समय का अभाव था, जनता में राजनीतिक जागरूकता एवं शिक्षा नहीं थी, संचार के साधनों का अभाव था, और जहाँ तक कि देशी रियासतों का प्रश्न है, वहाँ सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं किया जा सका, क्योंकि वहाँ जनप्रतिनिधि संस्थाएं नहीं थी, अर्थात निर्वाचन हेतु आधारभूत ढांचे का अभाव था तथा भारत में उनका विलय करना एक मुख्य चुनौती थी। दूसरा है, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी, क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। किंतु उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई थी। यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से पूर्ण मुक्त थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त रहेगी। तीसरा है, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे, इसलिए इनमें केवल कांग्रेस की विचारधारा को महत्व दिया गया था, अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की उपेक्षा की गई। यह आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान एक संतुलित संविधान है, इस पर किसी एक विचारधारा का प्रभाव नहीं है, बल्कि सभी विचारधाराओं को महत्व दिया गया है। संविधान का प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो स्वयं कांग्रेस के नहीं थे, तथा प्रारूप समिति में कांग्रेस के केवल 2 सदस्य थे, के.एम. मुंशी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, इसका सामाजिक आधार अधिक व्यापक था, इसलिए संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य हिंदू थे, इसलिए भारतीय संविधान सभा हिंदू धर्म से प्रभावित है। उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया गया था। चूँकि हिंदुओं की संख्या उस समय ज़्यादा थी, इसलिए वे अधिक संख्या में निर्वाचित हुए, तथा देश के विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे, इसलिए हिंदुओं का अनुपात अधिक हो गया था। इसके बावजूद भारतीय संविधान पर धार्मिक प्रभाव नहीं है। भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। यहाँ विधि का शासन है, विधि के समक्ष सभी समान है, राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। अतः यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है। नेक्स्ट 5वीं आलोचना है, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य राजनेता व वकील थे। इनमें अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथा वकीलों के कारण संविधान की भाषा अत्यधिक जटिल है। यह उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों के संविधान वकीलों तथा नेताओं द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वे संविधान के विशेषज्ञ होते हैं। राजनेता प्राय संविधान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः संविधान सभा के सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे तथा भारतीय समाज में सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। कमजोर व वंचित वर्गों के हितों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार भारतीय संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है, इसलिए संविधान की भाषा जटिल हो गई है।
नेक्स्ट आलोचना है कि समय का अपव्यय किया गया है। भारतीय संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान को पूरा किया, जबकि अमेरिकी संविधान मात्र 4 माह में पूरा कर लिया गया। यह आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियां भिन्न भिन्न थी। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषीय, बहुनृजातीयता वाला देश है, जबकि अमेरिका में इतनी विविधता नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही है। तो आज की वीडियो में संविधान के विभिन्न स्रोत और संविधान सभा की आलोचना से संबंधित इतना ही। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।